रखेंगे, म्यूट करेंगे जिनका अनम्यूट है। गहरा श्वास भरकर ओम का उच्चारण करेंगे। डॉक्टर साहब म्यूट करिए। गहरा श्वास फिर से। पुनः श्वास भरें। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च कैवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षम् उतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्रास्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसो अभवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। दोनों हाथों के भीतर से धीरे धीरे डॉक्टर साहब आप करें, शुरू मैं करूं? पिछले दिनों एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात चल रही थी। सबको आवाज आ रही है मेरी? आवाज वीडियो दोनों आ रहे हैं क्या? हेमंत भाई दोनों चीजें आ रही इसको हैं। कहते हैं फॉल्स लिप्स। हेमंत भाई आप ना 5 मिनट सभी लोगों से क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ जी वही पूछ रहा हूँ। फॉल्स लिप्स किसको पता है और कितनी होती है, कहाँ होती है, कौन बता? एक बार हैंड रेज करेंगे जिन लोगों को फॉल्स लिप्स के बारे में पता। स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन है, इतनी हिंट दे देता हूँ आप। अरे ऐसे क्या कर रहे हो देवताओं, ऐसे मत करो। 2 लोग 3 लोग, इतने प्रतिभावान लोग हो आप लोग तो हैं, कुल 2 लोगों को पता है। चलो फिर मोनिका जी से शुरुआत करते हैं। सर फॉल्स लिप्स 2 होती हैं हमारे पास, 2 होती हैं और ये स्टर्नम से भी कनेक्टेड नहीं होती हैं और पीछे हमारी जो स्पाइनल जो हमारी बैकबोन है जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं उससे भी कनेक्टेड नहीं होती। इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है। कितनी होती हैं संख्या में? 2। हरदीप जी कुछ सुधार करेंगे? ठीक है मोनिका जी म्यूट कर दीजिए। हरदीप जी कुछ सुधार करिए। सर 2 पेयर होंगे तो 4 होंगे। ठीक है 2 पेयर्स हैं, 4 हैं फॉल्स लिप्स। हाँ अगर मैं 3 बोलूं तो उससे गलत है क्या उत्तर?
सर 3 फ्लोटिंग हो जाएंगी। अरे इतना जानने वाले लोगों, कैसे क्या बात हो गई सब लोगों को है? इतना बढ़िया से वीडियो दिखाया था आपको सबको है? चलो वीडियो की रिकॉर्डिंग देखना आज दोबारा सभी लोग। अच्छा किसी ऐसा भी म्यूट कर दीजिए हरदीप जी, ठीक है? एक बात बताओ, आप लोगों में ऐसा भी कोई है जिसने ये सुना ही नहीं, जिसको सवाल ही समझ में नहीं आया कि मेरे को तो यही नहीं पता कि आज पूछा क्या है? फॉल्स रिप्स किसी ने नाम ही नहीं सुना, ऐसा है कोई? सीमा जी आज क्या बात है? रीमा जी आप भी फॉल्स रिप्स का मतलब ही नहीं पता? नहीं गुरुजी, मैं तो बताना चाह रही थी 11 और 12 नंबर वाली। सर सॉरी सर, गलत बोल दिया। 2 जो है वो 2 सेट फ्लोटिंग है और 3 सेट जो है वो फॉल्स रिप्स है। वो गलत बोल दिया सर। 5 हट गई, अब 7 जो बची यानी 14 रिप्स जो है वो ट्रू रिप्स कहलाती हैं। हाँ सर, और ये सब कनेक्ट होती हैं अपने स्टर्नम में, ठीक है? सीमा जी मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया, मैंने सुन भी लिया, ठीक है? आगे नेक्स्ट एक सवाल आप पूछते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम किसका, कौन से वाले नर्वस सिस्टम का एक भाग है, वन ऑफ द पार्ट है? कौन बता सकता है वो हैंड रेज करें। दो ही लोग जानते हैं, ओहो 3 लोग 4 लोग कुल। अरे इतना अच्छे से पढ़ा है, पिछले लेवल्स में भी पढ़ा है। चलो जिनका वीडियो ऑन है फिर उन्हीं से पूछेंगे। हाँ हरदीप जी आप बताइए। सर ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है वो मोटर का पार्ट है, मोटर फंक्शन का। ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो मोटर सिस्टम है, मोटर का ऑटोनॉमिक और सोमैटिक ये पार्ट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वन ऑफ द पार्ट है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये अपन ने पिछले दिनों पढ़ा था, ध्यान आ रहा है कुछ? जी सर, मतलब पेरिफेरल का जो मोटर और सेंसरी आ गया तो मोटर का जो है वो पार्ट फिर ऑटोनॉमिक और सोमैटिक हो गया। पेरिफेरल से मोटर और सेंसरी निकला तो वो सर मैंने उस हिसाब से बोला। कोई बात नहीं, हिंदी में भी इसका नाम पता होना चाहिए अपने को, है ना? परिधीय या परिसरीय तंत्रिका तंत्र, जिसको अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और ऑटोनोमस को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का नाम अनुकंपी और परानुकंपी, ये हिंदी नाम है ना? ये भी पता होने चाहिए। चलो तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। अब आपसे इच्छा नहीं पूछूंगा कि आप जिसको आता है वो बताओ, अब मैं किसी पे भी गोली दागूंगा। थोड़ा सा अलर्ट होके बैठो, है ना? स्पाइन में स्पाइनल वर्टिब्रास कितने होते हैं और स्पाइन के बोन्स कितनी होती है? ये दोनों की संख्या कौन बता सकता? कौन नहीं, इन दोनों की संख्या रचना जी बताइए। सर्वाइकल में 7, पूरे की संख्या बता दो, एक पूरे की, एक की मत बताओ, पूरे की बता दो। स्पाइन की बोन्स कितनी होती है और स्पाइनल वर्टिब्रास कितने होते हैं ये बता दो। 3D वाले वीडियो में भी देखा था अपन। चलो नहीं, कोई नहीं, देखते हैं। मैंने पार्ट्स में किया है कि यहाँ 7 है, फिर उसके बाद तो ठीक है, वो तो स्पाइनल वर्टिब्रास है ना? वो स्पाइनल वर्टिब्रास एंड स्पाइनल बोन्स में डिफरेंस है ना? वहां किसी में फ्यूज मन के हैं, फ्यूज वर्टिब्रास हैं, और उनको फ्यूज को मान करके काउंट करके एक बोन में काउंट किया गया। वर्टिब्रास तो 5 ही है ना, जहां की बात बता रहा हूँ नीचे। चलो अभी मैं डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों से सुनना चाह रहा हूँ, राजश्री जी से सुनते हैं। हाँ, ये पूरी जो उसमें वर्टिब्रा है वो ऐसे तो 26 है, ऐसे 33 काउंट की जाती है। क्या? जो पूरी बोन्स होती है ना उसमें स्पाइन में। देखो बोन्स जो हैं
वो तो 26 ही है। इनमें जो वर्टिब्रास है ना वो 33 है। हाँ, अब उनमें कुछ वर्टिब्रा फ्यूज हैं, वो फ्यूज बोन्स के रूप में एक ही काउंट हो रही है, जैसे सेक्रम की है ना। उसके अलावा और कौन सा है सेक्रम के बाद? स्पेक्ट्रम के कॉक्सी कॉक्सी जो कोकेक्स है ना, कॉक्सेल या कोकेक्स जो भी, ठीक है। तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब इसका मतलब आप पॉइंट आउट करते रहना कि हमको और कौन कौन से सिस्टम में कमजोरी है, जिनको नहीं आता वो थोड़ा अलर्ट हो जाना। एक और क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सरल 5वीं क्लास का। मैं ये तो समझता हूँ इस बार तो सबका हाथ उठना चाहिए बताने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं हाथ उठना चाहिए। हृदय के चारों कक्षों के नाम और किसी एक वॉल्व का नाम हिंदी में बताएं। बोलेंगे कौन बताए? जिसको हेमंत आता है वो हिंदी इंग्लिश सब बोलिए तब बताएंगे। नहीं, मैं तो नहीं बोलता अंग्रेजी। अंग्रेजी में तो आपने पढ़ाई रखा है ना। क्योंकि हिंदी में हो सकता है बहुत सारे लोग ना ये वाले टर्म से टफ लगते हैं। कोई नहीं, तैयार कराएंगे। 4 नाम तो इनको याद कराऊंगा मैं, है ना। 2 ही तो नाम है उनको, दाया बाएं तो बोलना है, और क्या है। आलिंद बोलते हैं सर, दाया आलिंद बाया आलिंद। कालिंदी जी, कालिंदी जी तो है ना क्लास में भी? जी आचार्य बोलते हैं। आलिंद बोलते हैं ना, और दूसरे वाले को निलय। निलय। अरे तो एक ही व्यक्ति बताओ ना, ऐसे मन बना के आओगे कि आलिंद का आप पता ना, निलय का मैं बताऊं। अलेबी बोलते हैं, उपालिंद को अलेबी बोलते हैं। चलो ठीक है, फिर ममता जी डायफ्राम का नाम बता दो हिंदी में। बता चुके हैं 2 बार कक्षा में बता चुका हूँ, ध्यान रखना। और हर लेवल में बताता हूँ, नहीं पता तब हिंदी का नहीं। चलो दीप्ति जी बताएंगे। हाँ तो मुझे याद नहीं है, शिरा ऐसा कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। आचार्य जी मैं बताऊं? आप बताइए। आचार्य जी 2 नाम है, एक तो आपने जो बताया महाप्राची का, हाँ डायफ्राम का एक तो नाम ये है, दूसरा मध्य पट भी कहते हैं। हाँ, ये दोनों नाम मजेदार, क्या बात। अब सब याद रखना जी, एक बार राजश्री जी के लिए, सब अपने खुद के लिए सभी लोग एक बार अभिनंदन कर दो। आप लोगों ने प्रयास तो किया सबने, कम से कम दिमाग में एक किसी कोने में तो घुसा मेरा सवाल। अब ध्यान से समझना, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन अपने को सब तरफ से तैयार होना चाहिए, इसीलिए बता रहा हूँ ना। क्योंकि अभी जो है ना बड़ा लेवल है ना, तो बड़े लेवल के हिसाब से अपनी जानकारी भी वास्ट वाइड होनी चाहिए ना। इसीलिए आप लोगों को मैं अलग अलग पॉइंट से हिंदी हो चाहे, अब म्यूट अब वो कर लो है ना, अपना हैंड डाउन कर लो सीमा जी, ठीक है। अभी डॉक्टर साहब आपको योग दर्शन पर कक्षा प्रारंभ करेंगे। मैं ध्यान रखना, मैं बीच में कभी भी किसी से भी कोई सा भी सवाल पूछ सकता हूँ, इसीलिए अभी तक का पढ़ाया हुआ रेडी होना चाहिए सबका। ये नहीं होना चाहिए आज तो ये करेंगे तो आज पिछला अपने को रिवाइज करने की जरूरत नहीं, करना है डेली करना है। लेवल 6 में अगर आप एंटर हुए हो तो अपना समय भी निकालो, थोड़ा समय, भले आधा घंटा निकालो, भले 1 घंटा निकालो। नहीं तो कक्षा में पूरी उपस्थिति जब होती है तो व्यक्ति को फिर अतिरिक्त समय निकालने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसीलिए, और जो थोड़ा बहुत होमवर्क देते हैं वो भी करके भेज दिया करो। बहुत समय बाद भेजते हैं जो लोग, उन लोगों को भी फिर से निवेदन कर रहा हूँ, समय पर भेजा करो। हम बहुत सारा होमवर्क थोड़ी देते हैं, और रोज रोज भी नहीं देते हैं। जितना थोड़ा बहुत देते हैं उसको किया करो। और आप ही के हित में है, हमारे को बेच के कौन सा हमारा फायदा थोड़ी हो जाएगा, आपका ही होना है फायदा, ठीक है। तो डॉक्टर साहब शुरू करें। चलिए सभी लोग बैठेंगे। कितने लोगों ने योग दर्शन वाला जो PDF है उसे प्रॉपर रीड किया है? योग दर्शन का जो PDF है वो प्रॉपर रीड किया है? मैं वो उस टाइम आपने बोला था, उस टाइम पढ़ा था। चलिए
उसको मतलब प्रॉपर पढ़ दो, ठीक है, क्योंकि आपको तो नेट JRF का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, इसीलिए हमने बोला था कि आप ना आप दिव्या पूरा प्रॉपर पढ़ दो उन सबको, ठीक है। चलिए, जो समाधि है वो कितने प्रकार की है? समाधि कितने प्रकार की है? सब लोग अपना अपना हैंड रेज कर देंगे। समाधि कितने प्रकार की है? केवल बोलेंगे मोनिका मैम। संप्रज्ञात और संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। एक एक का चलिए। अब जो इनको संप्रज्ञात के प्रकार पता है वो हैंड रेज करें। संप्रज्ञात समाधि के प्रकार पता है, टाइप्स ऑफ संप्रज्ञात समाधि, वो हैंड रेज करें। मोनिका मैम बोलेंगे। मैम वितर्क के 2 प्रकार है, सवितर्क, निवितर्क, और दूसरी है विचार समाधि, सविचार, निर्विचार, इसमें 2 प्रकार है, और तीसरी है आनंद समाधि, फिर है अस्मिता समाधि। वेरी गुड, ठीक ठीक है। जो असंप्रज्ञात है उनके कितने प्रकार हैं? बोलेंगे दीप्ति। मैम भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, विदेही प्रकृति लय, और उपाय प्रत्यय 5 प्रकार के, इसे साधक पंचक कहा गया, श्रद्धा, विरस, प्रति समाधि, प्रत्यय पूर्वक इतरेषु। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो हमारे त्रिगुण हैं वो किससे संबंधित है, पुरुष से या प्रकृति से? रचना जी बोलेंगे। मैम त्रिगुण किससे संबंधित है? पुरुष प्रकृति से या प्रकृति? प्रकृति से। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। ठीक है। जो हमारी चित्त की अवस्थाएं हैं 5, वो किससे संबंधित है, पुरुष से या प्रकृति से? अनम्यूट करके बोलेंगे रचना। वो पुरुष से, जब पुरुष के संसर्ग में आती है प्रकृति तब वो एक्टिवेट होती है और तभी वो गुण उसमें संचारित होते हैं। लेकिन वो अब यदि हम पूछें वो गुण किस में दिखाई देंगे, पुरुष में या प्रकृति में? प्रकृति में ही देंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर रखेंगे। जो कुछ दिखेगा वो कहाँ दिखेगा? प्रकृति में दिखेगा, ठीक है। तो चित्त की अवस्थाएं किससे संबंधित है? प्रकृति से। उनमें एक्टिवेशन जब भी होगा वो एक्टिव तब होंगी जब पुरुष के संपर्क में होंगी। शरीर में आत्मा होगी तो ही शरीर वर्क करेगा, शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो दिख रहा है, हमने बोला था देखने सुनने वाली जितनी चीज़ें जो हमें इस यूनिवर्स में कुछ भी दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, वो सब किसका पार्ट है? प्रकृति का पार्ट है। चलिए, जो हमारी वृत्तियां हैं, अक्लिष्ट वृत्ति कब असंप्रज्ञात की तरफ जाएगी? कौन सी अक्लिष्ट वृत्ति है जिसके बाद असंप्रज्ञात समाधि या कैवल्य की तरफ योगी साधना करके मुड़ेंगे या आगे बढ़ेंगे? बोलेंगे मोनिका मैम। हरदीप भैया से इसलिए नहीं पूछा, हरदीप भैया का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बोलेंगे मोनिका मैम। मैम विवेक ख्याति जो हमारी है वृत्ति अकलिष्ट वृत्ति है, जिससे पहले हमें सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। जब इस वृत्ति से भी हम आगे चले जाएंगे तब हम असंवरण ज्ञात समाधि की तरफ। इसका मतलब मोनिका मैम ने सही पढ़ाई की है, ठीक है। क्योंकि योग दर्शन पढ़ना सामान्य से टिपिकल है, ठीक है। चलिए, अपर्णा मैम बोलेंगे विक्षिप्त अवस्था जो है उसमें कैसा व्यक्तित्व होगा? अपर्णा मैम है या नहीं? नहीं, उनका मैसेज आया था, वो किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं और शायद बीच में भी अगर ज्वाइन करें तो आप करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, एक मैसेज मेरे पास, लेकिन ये इस टाइम का नहीं पता, ठीक है। चलिए, अच्छा और कौन बताएंगे जो मेरा क्वेश्चन है? हमने कहा विक्षिप्त अवस्था जो है वो, उसमें हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, या किसी योगी का जो साधना करे उनका व्यक्तित्व कैसा होगा? बोलेंगे मोनिका मैम नहीं बोलेंगे, मोनिका जो दूसरी है वो बोलेंगे। मैम सतोगुणी और रजोगुणी दोनों होगा। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अच्छा जो हमारे क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां हैं
अक्लिष्ट वृत्ति और क्लिष्ट वृत्ति, यदि हम लोग जो चित्त की 5 अवस्थाएं हैं वहाँ पर क्लिष्ट वृत्तियाँ कहाँ होंगी और अक्लिष्ट वृत्तियाँ कहाँ होंगी? बोलेंगे सीमा में। दीदी क्लिष्ट वृत्तियां तो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त में होंगी, और एकाग्र में भी सांप्रदायिक समाधि होगी तो क्लिष्टि होगी, लेकिन निरुद्धा में नहीं होगी। नहीं, हमारा क्वेश्चन है, हमने कहा अक्लिष्ट वृत्ति कहाँ होंगी? बोलेंगे हेमलता मैम। क्लियर, वन वे आंसर देंगे। निरुद्धावस्था में। मैम निरुद्ध में होगी अक्लिष्ट। अक्लिष्ट कहाँ पर होगी? निरुद्ध अवस्था में। अच्छा, हरदीप भैया बोलेंगे अक्लिष्ट वृत्ति कहाँ होंगी? मैम अक्लिष्ट वृत्ति जो है वो एकाग्र अवस्था में होगी और निरोध में कोई वृत्ति नहीं होगी। वेरी गुड, ठीक, ये कंप्लीट आंसर था। जो हमारी क्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वो कहाँ होंगी? जो हमारी चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, तो जो हमारी एकाग्र अवस्था है उसी का नाम क्या है? संप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि तक हमारी अक्लिष्ट वृत्तियां होंगी, और एकाग्र अवस्था से पहले की जो 3 अवस्थाएं हैं उसमें सब में क्या होगा? कुछ में तो क्लिष्ट वृत्तियां ही हैं, लेकिन जो हमारी विक्षिप्त अवस्था है या क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हैं। लेकिन जब हम लोग एकाग्र अवस्था में आ रहे हैं जिसका नाम संप्रज्ञात समाधि है, वहाँ पर हमारी सभी वृत्तियाँ अक्लिष्ट हो जाएंगी। उसके बाद जब निरुद्ध अवस्था की बात हो रही है, निरुद्धावस्था की बात हो रही है, निरुद्धावस्था क्या है? असंप्रज्ञात समाधि कैवल्य अवस्था है। तो यहाँ पर हमारी, हमने बोला था जो मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति विवेक ख्याति है उससे भी वैराग्य हो जाएगा। इट मीन्स अक्लिष्ट वृत्तियाँ कहाँ तक रहेंगी? केवल संप्रज्ञात समाधि एकाग्र अवस्था तक रहेंगी। और जब हम निरुद्धावस्था कैवल्य की असंप्रज्ञात की तरफ बढ़ेंगे या को प्राप्त करेंगे तो हमारी जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं उनसे भी निरोध हो जाएगा। और अंतिम जो अक्लिष्ट वृत्ति है उसका नाम है विवेक ख्याति। ठीक, चलिए हम लोगों ने देखा था दीदी इसमें एकाग्र में जो हमारी चित्त भूमि का प्रकार है, इसमें ख्याति तो रहेगा हमारा, इसमें विवेक ख्याति रहेगी। तो विवेक ख्याति अक्लिष्ट वृत्ति ही है। हाँ जी, ठीक है, वही। हाँ, और जब असंप्रज्ञात की तरफ निरुद्धावस्था की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं रहेगी, कोई भी नहीं रहेगी। ठीक है, हाँ जी, ठीक। चलिए, अभी किसी का इस कॉन्सेप्ट में कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले, कहीं किसी का भी एक पॉइंट में भी कंफ्यूजन हो जो अभी हमने क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। चलिए ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं, फिर हमने अभी क्या देखा था? जो हमारे क्या है समाधि देखी कि समाधि कौन कौन सी है। तो समाधि के हमने प्रकार देखे, जो असंप्रज्ञात समाधि के प्रकार देखे और संप्रज्ञात के देखे। जब संप्रज्ञात समाधि के जो हम लोग प्रकार देख रहे थे, टाइप्स ऑफ संप्रज्ञात समाधि, तो वहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे थे वितर्क समाधि की, जिसमें सवितर्क और निर्वितर्क उसके 2 पार्ट हैं। तो जो वितर्क समाधि है वो किस पर की जाएगी? वितर्क समाधि का अभ्यास किस पर किया जाएगा? बोलेंगे सीमा मैम। स्थूल वस्तुओं पे किया जाएगा दीदी। ठीक है, ये स्थूल क्या है? दृश्य। नहीं, स्थूल में क्या है? स्थूल तो ठीक है, बिल्कुल सही बताया, लेकिन स्थूल में क्या है? बोलेंगे स्थूल में बोलेंगे अंजू। अंजू मेरी आवाज़ आ रही है? और किसने हैंड रेज किया था? मोनिका मैम बोलेंगे। मैम पंच महाभूत जितने हैं। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ठीक है, क्रम क्या है? सीक्वेंस बोलेंगे। पृथ्वी जल अग्नि। ठीक है, नीचे से काउंट करेंगे तो पहले पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, नाभि हो गया, वायु,
अनाहत के पास हो गया, आकाश हमारा ये हो गया, विशुद्धि हो गया। ठीक है। रचना जी बोलेंगे जो हमारी विचार समाधि है वो किस पर करेंगे? तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा, कौन कौन सी तन्मात्राएं हैं? शब्द, रूप, स्पर्श, दृश्य, गंध। सीक्वेंस बिल्कुल आराम से बोलेंगे, सीक्वेंस मेंटेन करेंगे। नीचे से करें या ऊपर से? ध्यान से बोलिए, ऐसे बोलिए ना। पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी का गंध। ऐसे बोलिए। फिर जल का? जल का रस। अग्नि का? रूप। वायु का? वायु का स्पर्श। और शब्द किसका है? आकाश का शब्द। ठीक। अब एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ध्यान से शांत मना स्थिति के साथ सभी लोग देंगे। तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हो रही है या पंच महाभूतों से तन्मात्राओं की उत्पत्ति हो रही है? हरदी भैया से भी नहीं पूछेंगे, हरदी भैया से लास्ट में रखते हैं। हाँ, ममता बोलेंगे। मैम पंच महाभूत से। कालिंदी में बोलेंगे। मैम तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। हाँ ठीक है, तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होगी, क्योंकि तन्मात्राएं क्या है? सूक्ष्म हैं, तो सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति होगी, ना कि स्थूल से सूक्ष्म की। ठीक है, ममता क्लियर है? मैम ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा ये अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था समाधि के बारे में। हेमंत भैया कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, एक छोटी सी 2 लाइनें सुना देता हूँ, आपको सबको याद रहेगी, है ना। रविंद्र जैन साहब ने इस पर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पर लिखी है ना, सुन लो ध्यान से, रिकॉर्ड भी हो जाएगी। भगवान कृष्णचंद्र जी जब अर्जुन को इन सभी बातों के बारे में समझा रहे, जो आज चर्चा चल रही है, तो उसको अच्छे से उन्होंने कविता के रूप में लिखा। अर्जुन संसार को तू पीपल का वृक्ष जान, वृक्ष वो की जड़ जिसकी ऊपर की ओर है, ईश्वर है प्रमुख शाख, वेद जिसके पल्लव है, आदि मध्य अंतहीन, खोर है न छोर है, शब्द स्पर्श गंध रूप रस जिसकी कोपल है, सतरज तम जल से सिंचित है, सराबोर है, पल पल बनते मिटते बदलते इस वृक्ष को, वैराग्य की कुठारी बिन काटना कठोर है, वैराग्य की कुठारी बिन काटना कठोर है। संसार के बारे में बताया। चलिए, ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे पंच महाभूत हैं और तन्मात्राओं की किससे सूक्ष्म की उत्पत्ति हो रही है और किससे स्थूल की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग सुन रहे थे वो किसके बारे में सुन रहे थे? ये हम लोग जो प्रकृति और पुरुष है उससे रिलेटेड हम लोग ने लाइन सुनी, तो इसी में हम लोग आगे कनेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे पंच महाभूत हैं उनसे तन्मात्राओं की उत्पत्ति नहीं होगी, तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होगी। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। तो जो हमारी संप्रज्ञात समाधि है, तो जहाँ वितर्क समाधि बोली है, ये स्थूल विषयों पर समाधि की जाएगी। मतलब जो सीमा मैम बोल रहे थे लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे सेंटेंस को, कि दृश्य पर, तो जो हमें दिखाई दे रही हैं चीज़ें उन पर जब समाधि की जाएगी तो ये कौन सी समाधि होगी? स्थूल या सूक्ष्म? मान लो सूर्य पर समाधि की जा रही है, सूर्य पर त्रटक किया जा रहा है या समाधि की जाए, तो ये कौन सी समाधि होगी? बोलेंगे दीप्ति? स्थूल। स्थूल। और यदि हम कहें कि सूर्य नहीं है और उसके प्रकाश को हम लोग ध्यान में रखकर समाधि कर रहे हैं, ये कौन सी समाधि होगी? सूक्ष्म। सूक्ष्म हो जाएगी। ठीक है, तो सूक्ष्म समाधि संप्रज्ञात में कहाँ कनेक्ट होगी?
मैम विचार विचार में जाएगी। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमारी स्थूल समाधि है वो दिखने वाले दृश्य पर समाधि की जाएगी, जो पंच महाभूत है। सूक्ष्म समाधि है जो उनकी तन्मात्राएं हैं उन पर की जाएगी। बोलेंगे शिवा में? हेलो दीदी शिवा। बस यही पूछना चाह रही थी, क्लियर हो गया, आपने भी बता दिया दिखने वाली। के प्रकार हिमनंदन मैम दोबारा बोलेंगे, आवाज कट गई थी आपकी, दोबारा बोलेंगे। संप्रज्ञात समाधि है ना जो दीदी, इसके चारों प्रकार के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो दीदी। ठीक है, जो हमारी पहली समाधि है वितर्क समाधि। ठीक, वितर्क समाधि है स्थूल विषयों पर की जाएगी, जिसमें कौन से हैं? सवितर्क और निर्वितर्क। तो स्थूल विषय क्या है हमारे? स्थूल विषय में हमारे 5 आएंगे पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो स्थूल विषय पर जब समाधि की जाएगी तो ये वितर्क समाधि है। फिर सेकंड है विचार समाधि, जो सूक्ष्म विषयों पर तन्मात्राओं पे की जाएगी। नीचे से देखेंगे तो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जो हमारे स्थूल की तन्मात्राएं हैं सूक्ष्म, उन पर समाधि की जाएगी तो वो विचार समाधि है। विचार के 2 प्रकार हैं, सविचार और निर्विचार। इसके बाद है आनंद समाधि। जब हम लोग निर्विचार होना शुरू कर देंगे, जितना जितना हम निर्विचार होंगे अपने जीवन में, आप कभी किसी एक दिन को देखें जिस दिन आप बिल्कुल सहज हों, आपके माइंड में बहुत विचार ना आ रहे हों, अपने आप एक आनंद की अनुभूति होती है। ये लेकिन परमानंद नहीं है। आनंद की अनुभूति मीन्स अच्छा लगना शुरू हो जाता है, बिना किसी वजह, बिना किसी कारण से, बिना किसी सपोर्ट के अपने आप में अच्छा लगता है। तो ये थर्ड स्टेज है संप्रज्ञा समाधि की, आनंद समाधि। उसके बाद है फोर्थ अस्मिता। अस्मिता का मीन्स हुआ यहाँ पर कि जो अस्मिता समाधि है हमारी, वो कैसी समाधि है कि अस्मिता में हमें ये समझ में आ गया है कि प्रकृति और पुरुष का कार्य अलग अलग है। एक ही शरीर में आत्मा है, आत्मा शरीर के अंदर है, शरीर और आत्मा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ये जो प्रकृति और पुरुष का होना एक साथ और दोनों को अलग अलग समझना, ये ज्ञान कहाँ उपलब्ध हो रहा है? अस्मिता में। ज्ञान उपलब्ध हो रहा है, अनुभव उपलब्ध नहीं हुआ है। अनुभव उपलब्ध होगा तो केवल मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो अनुभव से पहले ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ अस्मिता का मीन्स हुआ प्रकृति और पुरुष, दृश्य और दृष्टा, शरीर और आत्मा, दोनों का कार्य अलग अलग है। बस दोनों एक दूसरे के सपोर्ट से इस सृष्टि में आगे बढ़ते हैं या सृजन का कार्य करते हैं, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। ये अस्मिता में समझ में आता है। तो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये क्या है? 4 हमारे संप्रज्ञात समाधि के प्रकार हैं, जो एक के बाद दूसरा घटित होता है। अब बात आ रही है जो आनंद वाली समाधि की, इसको थोड़ा सा समझ लें। ये जो आनंद की बात है, जितने लोग सुबह बिना किसी वजह, मतलब बिना किसी वजह, तो ये अलग बात होगी, दूसरा क्वेश्चन हो जाए, कनेक्ट हो जाए। जिन्होंने 3 महीने हो गए हैं या 6 महीने होने जा रहे हैं, एक भी दिन ब्रेक नहीं किया है प्राणायाम में, केवल वो हैंड रेस कर दे। इसमें से कोई भी हो कि 3 महीने भी ऐसा हुआ हो कि विदाउट एनी ब्रेकिंग प्राणायाम को किया है। दिव्या, आपने किया है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, और वो लोग इस बात को समझ पाएंगे कि जीवन में एक परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। जितना हम पहले हर बात पर लोगों पर डिपेंड थे, हर चीज़ पर ऐसा लगता था बिना सपोर्ट के कोई भी हम कार्य नहीं कर सकते, वो सब अब अपने आप से लगता है कि हम कर सकते हैं। ये सब आनंद वाली अनुभूति में ही ऐसा संभव हो पाता है। ठीक है, तो ये जो लोग प्राणायाम नियमित करते हैं, वो श्योरिटी है कि वो श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि वो लोग ऐसा फील करेंगे। ये नहीं कहेंगे 100% फील करेंगे, लेकिन वो करेंगे जरूर। एक होता है ना कि एक 1% से स्टार्ट किया, फिर 2, 3, 4, 5, वो आना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सीमा मैम कुछ कह रहे थे राष्ट्रीय में, वो बोलेंगे। दीदी मैं ये कहना चाह रही थी कि जो ये अस्मिता, इसको अहंकार रहित अवस्था भी कह सकते हैं। अहंकार रहित तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अहंकार रहित तो व्यक्ति मोक्ष से पहले हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मोक्ष का जिस दिन विवेक ख्याति से वैराग्य होगा, उस दिन अहंकार विसर्जित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक ज्ञान है वहाँ तक अहंकार रहेगा।
तो अहंकार का कोई रिलेशन नहीं है इसमें, अहंकार होगा। अहंकार होगा, लेकिन अब ये अहंकार क्या है, अब एक सही अहंकार है यहाँ पर। सही का मतलब जहाँ से हम आगे अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे और अहंकार का विसर्जन हो जाएगा आगे जाकर, ठीक है। क्योंकि लेकिन अभी एक होता है ना, एक हम लोग सामान्य जीवन में अहंकार है वो हमें पतन की ओर ले जाएगा, लेकिन 4th नंबर में जो अस्मिता में अहंकार है ये आगे की यात्रा करेगा। लेकिन यदि किसी कारण से नहीं बढ़ पाए तो ये अहंकार व्यक्ति को फिर पीछे बैक कर देगा जाकर, ठीक है, और फिर उसे थोड़ी सी फिर प्रयास करके यात्रा करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, ये हमारा अस्मिता केवल ज्ञान को हमें बता रहा है। यहाँ पर बोलेंगे राष्ट्रीय में। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने बोला कि आनंद में हम मतलब एक तरह से बिना विचार के हो जाते हैं, या हम पूरा मौन में जाते हैं, विचार बहुत कम हो जाएंगे, जितने जरूरी है उतने विचार आने लगेंगे वो। अच्छा वो है। फिर मैंने कहा कि विचार समाधि में जो निर्विचार आया है ना, तो इसमें क्या अंतर है, बस ये मुझे पूछना था। तो आप तो अभी आनंद के बारे में कहने वाले हैं, तो मेरा प्रश्न चलिए पहले तो आते हैं जो सविचार से निर्विचार है, और ऐसे ही इधर लेते हैं सवितर्क से निर्वितर्क को, ठीक है, दोनों को कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि हमने बताया हो सकता है नहीं माइंड में। चलिए हम एक बार रिवीजन में लेते हैं इसको, और हमने शायद इसको अभी पहले वाली क्लासेस में डिफाइन किया, इसमें डिफाइन भी नहीं किया था। देखिए जो सवितर्क है निर्वितर्क, पहले यहाँ से समझेंगे तो सविचार निर्विचार कनेक्ट हो। सवितर्क क्या है, सपोज करके हम लोग जो सदगुरु भगवान का जो श्री विग्रह होता है उस पर हम लोग त्राटक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसी समाधि करने जा रहे हैं, स्थूल समाधि है, वितर्क समाधि है। यदि समाधि का टाइप बोलेंगे तो वितर्क बोलेंगे। अब वितर्क में भी जब हम जैसे अभी बैठने जा रहे हैं, या एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अभी फर्स्ट टाइम आपने हमें देखा है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, कभी देखा नहीं, बस फर्स्ट डे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप। तो अभी हम आपके लिए क्या है, स्थूल है और वितर्क है, ठीक है। और आपने जब हमें जैसे ही स्टार्टिंग से 10 मिनट सुना तो आप पहले किसी को क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति कैसा लग रहा है, उसका बोलने का तरीका कैसा है, उसका सुनने और समझने का तरीका कैसा है, वो बैठा कैसे है, उसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, यही देखेंगे आप। कोई भी यही देखेगा जब फर्स्ट टाइम किसी से मिलेगा। ये सब सवितर्क में आएगा। निर्वितर्क क्या हो जाएगा कि थोड़ी देर के बाद विदिन 15 मिनट्स के बाद आप फिर जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उससे जुड़ जाएंगे। क्लियर हुई मेरी बात? वो निर्वितर्क हो गया। मतलब पहले हम अभी सपोज करके हम लोग सूर्य भगवान को देख रहे हैं, उगते हुए सूरज को सविता देवता बोला जाता है, ठीक है। उगते हुए सूरज को जब हम लोग देख रहे हैं तो जैसे ही हम लोग आकाश की तरफ नज़र डालते हैं तो क्या देखते हैं, आकाश सुंदर लग रहा है, इसमें सूर्य कितना सुबह का सुंदर लग रहा है, कलर कितना अच्छा लग रहा है, इस समय इसमें शीतलता आ रही है, इसका जो शेप है वो कितना सुंदर लग रहा है। पहले हम लोग ये देखेंगे। थोड़ी देर के बाद हम सूर्य भगवान को जिस वजह से देखना चाहते थे, अब बस उनका जो गुण है उसको देखना शुरू कर देंगे, उनके प्रकाश को देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ प्रकाश का मतलब अभी कुछ डीप में नहीं है, विचार निर्विचार में नहीं जा रहे हैं। मतलब पहले हम बाहर की चीज़ों से थोड़ा अट्रैक्ट हुए, फिर प्रॉपर अपने सेंटर पॉइंट पे आ गए जिस वजह से हम बैठे थे त्राटक करने, वो हो गया निर्विचार, ठीक। किसी से भी हम जब बात करते, पहली बार मिलते, कुछ भी होता है तो पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, अभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर के पास आप जाते ही आपको लगता है कि आपको ट्रीटमेंट सही देंगे? नहीं लगता है। पहले क्या करते हैं, आप बात करते हैं, सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं, अपनी बात करते हैं, सब चल रहा होता है। ये सब किस में चल रहा है, सवितर्क में चल रहा है। जब आप उनकी बात जिस लिए गए थे, जिस रिपोर्ट को दिखाने, जब प्रॉपर उसी पर बात हो रही होती है, वो निर्वितर्क का पार्ट हो जाता है। लेकिन आप जाते ही ये नहीं कहेंगे ये रिपोर्ट है, बस इसमें क्या लिखा है ये बता दें, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है वो सवितर्क में जाएगा, उससे आगे की बातचीत जो जिस पॉइंट के लिए हम बातचीत करने गए थे वो निर्वितर्क का पार्ट हो जाएगी। मतलब मैम पॉइंट टू पॉइंट किसी टॉपिक पे बात करना, ठीक है, वो निर्वितर्क में आ जाएगा।
अब आते हैं तो ये क्या है, यहाँ समाधि है। तो यहाँ क्या करना है, हमें ध्यान करना है, एकाग्रचित्त होना है। तो यहाँ पर दूसरा मैटर हो गया। अब वो डॉक्टर की बातचीत नहीं हुई, ये क्या हो गया, ये किसी भी विषय पर पहले उसके बारे में विचार करना और फिर मतलब उसके बारे में देखना और फिर उसके बाद जिसके लिए हम बैठे थे त्राटक करने उस विषय पर ध्यान केंद्रित कर देना। तो ये हो गया वितर्क में। अब आते हैं विचार में। विचार में क्या है, सपोज करके आकाश की तन्मात्रा क्या है, शब्द है, क्योंकि इससे आप जल्दी समझ पाएंगे। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। तो शब्द यदि कोई आपसे कुछ बोल रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले उसके शब्द सुनते हैं कि ये शब्द दूसरों से कितने डिफरेंट है, कितना अलग है। फिर थोड़ी देर के बाद आप क्या करते हैं, शब्दों में जो कहा जा रहा है उससे आप जुड़ जाते हैं। तो जैसे ही आप शब्दों की गहराई में जुड़ते हैं, उसके भाव में जुड़ते हैं, वो क्या हो गया, निर्विचार में चला गया। पहले शब्द की बात को सुन रहे थे, वो सविचार में है। शब्द की गहराई में उतर गए, वो निर्विचार में हो गया। अब कितने लोग हैं, हेमलता मैम आप बोलेंगे और बाकी सब लोग बोलेंगे। अब समझ में आया कि सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार क्या है। हाँ जी दीदी। और बाकी के जो भी लोग हैं उनको भी कुछ ऐसा लग रहा है, कहीं क्लियर ना हो तो वो बोलेंगे रचना जी। मैम ये स्टेप्स कह सकते हैं ना कि पहले यहाँ फिर आगे प्रमोट होते जाते हैं, स्टेप ही चल रहे हैं, एक एक स्टेप ही क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग चल रहे हैं। कई बार आप देखते हैं जब हम लोग मंदिर में बैठते हैं तो भगवान को, जिस भी आप इष्ट देव को मानते होंगे, आप देखते हैं पहले उनका जो बाहरी स्वरूप है उसके प्रति आप बहुत भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन कई बार वो बाहरी स्वरूप नहीं होता है, आप अपने घर में हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत खुश हैं, तो आप उनके आंतरिक स्वरूप को भी धन्यवाद देते हैं। अब वो नहीं है तो वो फिर आपके विचारों में है या नहीं है। अब कितने लोगों को क्लियर हुआ कि वो विचारों में है या नहीं है, ठीक है। तो जो विचारों में है वो क्या है, वहाँ जब विचार में कोई होगा तब आपको क्या लगेगा कि परमात्मा जहाँ हम हैं वही हमारी रक्षा करेंगे, वही हमें रास्ता दिखाएंगे। ये सब निर्विचार की ओर जा रहे हैं, सविचार से निर्विचार में जा रहे हैं। तो कोई भी, तो ऐसे ही जो पृथ्वी है वो क्या है, स्थूल है, उसका सूक्ष्म क्या हो गया, गंध हो गई। ऐसे ही कोई मान लो सदगुरु भगवान का या हनुमान जी का कोई चित्र है, हनुमान जी बैठे हैं, चित्र तो इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आप चित्र समझ रहे हैं या सच में समझ रहे हैं, ठीक है। तो मान लो हनुमान जी का मंदिर, वहाँ वो बैठे हैं, तो एक तरह से वो स्थूल है। स्थूल की गहराई में चले गए तो सवितर्क से निर्वितर्क चले गए, और गहराई में चले गए कि हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, किसी भी मुसीबत में फंस जाएं, हनुमान जी हमारी सहायता करेंगे। ये किसका पार्ट हो गया, वितर्क का या विचार का, बोलेंगे सीमा मैम। निर्वितर्क का। निर्वितर्क का हुआ दीदी। मैं तो अपना एक पॉइंट जो अभी आपने गंध वाला बताया, एक मिनट, गंध विचार क्या हुआ, निर्वितर्क कैसे हुआ, विचार हुआ। ये अभी हमने क्या कहा, विचार कैसे, नहीं बहुत ध्यान से सब सुनेंगे, ऐसा कंफ्यूजन नहीं करेंगे। हमने कहा कि यदि आप हनुमान जी के मंदिर में बैठते हैं और हनुमान जी के मंदिर में आपको बहुत श्रद्धा है हनुमान जी के ऊपर, तो वो क्या हो गया, पहले जब बैठे हम जुड़ रहे हैं तो सवितर्क का हिस्सा हो गया, और गहराई से बैठे देख रहे हैं कि हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे, हमारे जीवन में बहुत बार सहायता की है, ऐसा विचार, ऐसे हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो ये सवितर्क निर्वितर्क में चला गया, क्योंकि स्थूल में हम हनुमान जी को देख रहे हैं, वहाँ ये सब सोच रहे हैं। लेकिन जब हनुमान, आप कहीं और हैं, मंदिर में भी नहीं है, हनुमान जी भी नहीं है, और फिर भी आपके जीवन में कोई मुसीबत आ जाती है, आप फंस जाते हैं, तो आप तब सोचते हैं कि हनुमान जी हम जहाँ हैं वहीं हमारी रक्षा करेंगे। ये विचार का पार्ट हुआ या वितर्क का, विचार का हुआ, ये विचार का पार्ट हुआ, विचार का हुआ दीदी। अब समझ में आ गया, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहे हैं लेकिन हमने अपने अंदर उस विचार को ले आए, ठीक है। तो यही और एक गहरी, एक होता है, एक कुछ लोगों को होता है ना कि मंदिर जाएंगे वही परमात्मा, वही भगवान है। कुछ लोगों को लगता है हम जहाँ हैं, मंदिर तो जाते वहाँ तो है ही, लेकिन हम जहाँ हैं वही भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ये निर्विचार, विचार की तरफ चला गया, ठीक है।
अब क्लियर है सभी को? कोई अभी किसी को ऐसा कभी भी कन्फ्यूजन हो? क्योंकि ये क्या है ना, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो योग दर्शन बहुत सरल ग्रंथ है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने फिर विचार से निर्विचार हो गए। जब जिस समय आपको लग रहा है कि हम जहाँ हैं, जिस क्षण में हैं, जिस स्थिति में हैं, वहाँ भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो ये निर्विचार की अवस्था आपको आनंद की तरफ ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? श्योर ले जाएगी। जिस दिन आपको ये लग जाएगा कि इस सृष्टि में कोई हमारी हर क्षण रक्षा करता है, हर मुसीबत से हमें बाहर निकालने में सपोर्ट करता है, तो ये आनंद की अवस्था में होगा या विचार की अवस्था में होगा? ये आनंद की अवस्था में होगा, ठीक है। एक स्टेप और आगे बढ़ गए, और जब आनंद की अवस्था आपकी लगातार बनी रहेगी तो आपको धीरे धीरे ऐसा एहसास नहीं होगा कि आखिर हमारे आत्मा का अस्तित्व क्या है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें कैसा करना चाहिए, क्योंकि आनंद आ रहा है तो इसका मतलब आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलना शुरू हो रही है, ठीक है। तो जब आत्मा को संतुष्टि मिलना शुरू होगी तो धीरे धीरे आप देखेंगे फिर और आगे के विचार आ जाएंगे, क्योंकि एक एक व्यक्ति, जब आपने फर्स्ट लेवल पढ़ा था फिर आपको कुछ लगा होगा तभी तो आपने सेकेंड लेवल पढ़ा, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप 6 लेवल में भी आ गए। ऐसा तो नहीं है कि हमने कहा है तो आप पढ़ रहे हो, आपका भी मन होगा तो ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम जब कुछ सीखते हैं, कोई भी आध्यात्मिक यात्रा की ओर कदम रखते हैं तो एक एक स्टेप हम खुद ही आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये क्या है, ये संप्रज्ञात समाधि है। और फिर और जो लोग साधना की गहराई में आगे बढ़ जाते हैं तो वो सीधा मोक्ष की तरफ ही निकल क्रॉस हो जाएंगे या वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे और पहुँच भी जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये संप्रज्ञात समाधि, जिसे सबीज समाधि, असंप्रज्ञात, निर्वीज समाधि, इनके सबके नाम को भी ध्यान में रखना है। और प्लस में संप्रज्ञात समाधि के जो प्रकार हैं ये कैसे एक एक स्टेप अपना वर्क कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। दीदी इसमें एक बात है, इसमें विवेक ख्याति और अध्यात्म प्रसाद वो उसका सीक्वेंस बताइए। ये जो हमारा विचार वाला है इसमें ही आएगा, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। विचार समाधि, जो जब भी हम निर्विचार होंगे तो हमें इसका प्रसाद क्या मिलेगा, अध्यात्म प्रसाद मिलेगा। अध्यात्म प्रसाद क्या है, निर्विचार से जो हमें प्राप्त हो रहा है, अध्यात्म प्रसाद का मीन्स है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है, विवेक ख्याति है। क्लियर? ये अभी आगे पढ़ाते हैं, लेकिन अमृता मैम लोगों ने पढ़ा है थोड़ा सा इन चीज़ों को, तो इसलिए वो बात समझ में आ रही कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अध्यात्म प्रसाद क्या है, निर्विचार समाधि से मिलेगा। निर्विचार समाधि से अध्यात्म प्रसाद मिलेगा और यही अध्यात्म प्रसाद को ऋतंभरा प्रज्ञा, विवेक ख्याति के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड, जो हमारा 18 नंबर का सूत्र है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। जब चित्त के स्वरूप का संस्कार मात्र ही शेष रह जाता है वह अन्य योग है। इसे संप्रज्ञात से अलग असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जो हमारे विराम प्रत्यय क्या है, अभ्यास पूर्व विराम प्रत्यय, जिसकी पहले की अवस्था जब चित्त के स्वरूप का संस्कार मात्र ही शेष रह गया, तो विराम प्रत्यय कौन सी अवस्था थी हमारी, संप्रज्ञात समाधि थी। उसके बाद दूसरी अवस्था क्या है, असंप्रज्ञात समाधि है। तो असंप्रज्ञात समाधि में क्या शेष रह जाता है, मात्र चित्त के स्वरूप का संस्कार मात्र ही शेष रह जाता है। कहाँ पर, असंप्रज्ञात समाधि में। संप्रज्ञात समाधि में क्या थे, चित्त में श्रेष्ठ संस्कार या शुभ संस्कार थे। असंप्रज्ञात में क्या है, क्योंकि असंप्रज्ञात में क्या हुआ है कि विवेक ख्याति से भी वैराग्य हो गया है, तो असंप्रज्ञात समाधि में क्या रह रहे हैं, चित्त के स्वरूप का संस्कार मात्र शेष रह रहा है। संस्कार, स्वरूप का संस्कार मात्र शेष, अब संस्कार नहीं है, संस्कार मात्र शेष का मीन्स होता है जैसे कोई बर्तन में पहले पानी था, अब बर्तन में पानी नहीं है, तो उसकी तुलना की जा रही है यहाँ पर कि संस्कार मात्र ही शेष रह जाते हैं। कहाँ पर, असंप्रज्ञात समाधि में। तो ये वाला सूत्र आराम से बुक में टिक कर लीजिए कि विराम प्रत्यय संप्रज्ञात समाधि है, जो असंप्रज्ञात से पहले की अवस्था है। विराम प्रत्यय में हमारे
श्रेष्ठ संस्कार रहेंगे क्योंकि विवेक ख्याति उपलब्ध है वहाँ पर। और जब हम लोग असंप्रज्ञात की बात करेंगे तो सभी जो हमारे वृत्तियाँ हैं उनसे हम मुक्त होंगे, तो वहाँ क्या होगा, केवल संस्कार मात्र शेष रहेंगे, वो भी किसके, चित्त के, और कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसको आराम से कई बार सुनेंगे इस रिकॉर्डिंग में, तो आपके माइंड सेट हो जाएगा। या फिर सिंपल वर्ड्स में ही समझना हो तो विराम प्रत्यय संप्रज्ञात समाधि है, जहाँ पर हमारे सभी अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं और उनमें से विवेक ख्याति मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति है। और जब असंप्रज्ञात समाधि की बात करेंगे तो यहाँ पर सभी वृत्तियों का निरोध हो गया है और चित्त के स्वरूप का संस्कार मात्र शेष बच गया है। अब देखते हैं हम लोग, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि में अब हम लोग यहाँ स्टेजेस देखेंगे समाधि के। तो असंप्रज्ञात समाधि में क्या है, विधेय योगी और प्रकृति लय योगी की चर्चा है। विधेय योगी और प्रकृति लय योगी को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या है, विधेय योगी का भव प्रत्यय होता है। यहाँ पर विधेय योगी जो है वो उनका भव प्रत्यय होगा, यानी पिछले जन्म में किए हुए साधन की प्राप्ति हो जाना। पिछले जन्म में किए हुए साधन की प्राप्ति हो जाना, ये भव प्रत्यय विधेय योगी है यहाँ पर। इसलिए इन दोनों योगियों में सीधे असंप्रज्ञात समाधि को सिद्ध कर कैवल्य की प्राप्ति की योग्यता होती है। इसको अलग अलग समझ ले, हम लोगों ने बुक में पढ़ा भी था उस दिन। विधेय योगी क्या है, जो साधना करते करते अपने शरीर से बाहर होने का जिनका अंदर सामर्थ्य आ जाता है, वो है विधेय योगी। विधेय योगी यदि साधना पूरी करने से पहले, मोक्ष प्राप्त करने से पहले उनका शरीर छूट जाए तो कहा जाएगा भव प्रत्यय समाधि। इसका मीन्स हुआ कि जहाँ से मान लो 1 वर्ष की उनकी साधना रह गई थी मोक्ष प्राप्त करने में, और फिर उनका जन्म हो गया, और तो वो जन्म के बाद जैसे 3 से 5 वर्ष के होते हैं, श्रेष्ठ कुल में जन्म हो, वहीं से उनकी साधना आगे बढ़ जाएगी। तो विधेय योगी को क्या कहा जाएगा, भव प्रत्यय कहा जाएगा। और प्रकृति लय योगी क्या कहे जाएंगे, जो जिनका सामर्थ्य शरीर से बाहर आने का नहीं है, वो बस साधना कर रहे हैं और साधना पूरी होने से पहले इनका शरीर छूट गया, और ये दूसरे जन्म में जहाँ से जैसे ही 3 से 5 वर्ष के होंगे वहाँ से इनकी साधना शुरू होगी, तो ये प्रकृति लय योगी कहे जाएंगे। विधेय का मीन्स हो गया शरीर से बाहर जाने का सामर्थ्य, तो विधेय योगी भव प्रत्यय समाधि मानी जाएगी दूसरे जन्म में। और प्रकृति लय का मीन्स हो गया जो साधना कर रहे थे और शरीर छूटा, और दूसरे जन्म में जहाँ से 3 से 5 साल की उम्र हुई वहाँ से उनकी साधना, जो छूटी हुई साधना है 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महीने 5 महीने, वहीं से आगे बढ़ गई, ये हो गए प्रकृति लय योगी। अब यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है वो हैंड रेज कर दे। जिन्होंने PDF सही से पढ़ा है और बुक पढ़ी है, जिसको हमने अभी पढ़ाया था लास्ट सैटरडे को, वो समझ पाएंगे। अभी नहीं क्लियर हो तो एक बार फिर से पूछ लो। नहीं, जिनका क्लियर नहीं है वो पूछेंगे, जिनका है उनके लिए कोई बात नहीं। अंजू, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? दीदी, प्रकृति लय योगी का बताना। विधेय योगी तो वो हुआ जो पिछले जन्म में किए हुए साधन की प्राप्ति हो जाना। मतलब कि अगर मान लीजिए साधना के बीच में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो दोबारा से वहीं की यात्रा शुरू होती है। और प्रकृति लय योगी क्या हुआ दीदी? प्रकृति लय का मीन्स हुआ कि साधना करते करते उनका शरीर प्रकृति में लय हो गया। ठीक है। भाव प्रत्यय विधेय का मीन्स है साधना काल में हम अपने शरीर से बाहर निकलने का सामर्थ्य हमारे पास हो जाए, वो विधेय योगी में आएंगे, तो उनकी समाधि को भाव प्रत्यय कहा जाएगा। और जो प्रकृति लय योगी वो हैं जो कहते साधना कर रहे हैं और उनका शरीर प्रकृति में लय हो गया। ठीक, दोनों ही बातें सेम है, बस विधेय योगी को अलग इसलिए किया जा रहा है। विधेय का मीन्स अपने शरीर से बाहर आने का सामर्थ्य भी इनको प्राप्त है, इसलिए इनको विधेय योगी और इनकी समाधि को भाव प्रत्यय कहा जा रहा है। प्रकृति लय वो लोग हैं जैसे अभी हम लोग हैं, हमें शरीर से बाहर आने के सामर्थ्य वाली साधना से कोई हमारा कांटेक्ट नहीं है या कोई हमारा जुड़ाव नहीं है, लेकिन हमारी साधना से पहले हमारा शरीर छूट गया, प्रकृति में लय हो गया। तो ये हम जब दूसरे जन्म में साधना हमारी शुरू होगी तो हम प्रकृति लय में कनेक्ट होंगे और विधेय योगी भाव प्रत्यय में कनेक्ट होंगे। अभी क्लियर है अमृता मैम?
हाँ जी दीदी। ठीक, अब जिसको अभी क्लियर नहीं हो वो एक बार अपना सूत्र देख लेंगे बुक में। ठीक है, अभी फिर भी यदि लग रहा हो, 1 मिनट देख लें टाइम कितना, ठीक है अभी है, पूछ लें। यदि अभी किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो अभी भी पूछ लें। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी हुआ डिस्कशन कि विदेह योगी में जो साधना है वो शुरू हुई है या हो रही है पूरी अभी? विदेह योगी साधना शुरू नहीं हुई, साधना पूरी होने वाली है। अच्छा, क्योंकि असंप्रज्ञात, देखो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक बार बैक देखिए, असंप्रज्ञात की बात कर रहे हैं। संप्रज्ञात से हम लोग बाहर आ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, असंप्रज्ञात का मतलब है पूरी होने वाली है साधना। ठीक है मैम। हाँ बोलेंगी मैम, एग्जाम्पल के साथ अगर समझे कि जो हमारे गुरु जिन्होंने अपना देह त्याग किया था वो विदेह योगी में आएंगे, और अगर उन्होंने अपना ध्यान करते हुए देह छोड़ा था तो क्या उनको वापस आने की सामर्थ्य नहीं होती है? जिससे शंकराचार्य शायद इस टाइप के जो गुरु है उनको पता होता है कि हमें इस टाइम पे समाधि लेना है, तो वो समाधि लेने वाले गुरु ही क्या विदेह योगी कहलाते हैं? ना, शंकराचार्य जी जो हैं वो तो कैवल्य को प्राप्त है पूरा, वहां तो विदेह योगी प्रकृति लय योगी की बात ही नहीं है। ठीक है, वो मोक्ष को प्राप्त है कैवल्य को, तो वहां उनकी बात नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लो और भी बहुत सारे लोग हैं, अभी हम किसकी बात करें, लेकिन जो लोग, हाँ बोलेंगे राशिमा। राजा जनक की से उनको विदेह बोला जाता था, विदेह योगी। उनको विदेह योगी इसलिए बोला जाता था, जो राजा जनक हैं, कि वो पूरे राज दरबार को सब देखते हुए भी उससे जुड़े ही नहीं थे। हाँ, देह से मतलब देह से कनेक्ट नहीं थे वो। देह से कनेक्ट का मतलब यहाँ उनका भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बस यहाँ समझने में हो सकता है थोड़ा सा सबको क्लियर ना हो, वरना उनका भी अर्थ विदेह से मतलब यही है कि जो अपने शरीर से जिसको बाहर आने का सामर्थ्य हो, एक ये हो गया, और वो अपने राजकाज में ही सामर्थ्य से बाहर, उससे बाहर थे। क्लियर हो गया? एक हम किसी को बता रहे हैं कि साधना करना है, ठीक है, मतलब असंप्रज्ञात से पहले की अवस्था है, और जो राजा जनक हैं वो ऑलरेडी उस अवस्था को जी रहे हैं वहाँ पर। वो एग्जाम्पल है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि विदेह का मीन्स हो गया कि साधना करते हुए हम शरीर से बाहर जा सकते हैं। ठीक, यहाँ ये हुआ तो विदेह कह रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अभी समाधि प्राप्त नहीं की है। ठीक, राजा जनक की जो बात है वो पहले कंडीशन थी विदेह योगी की उनकी, लेकिन जब अष्टावक्र जी मिल गए थे तो पूर्ण ज्ञान भी हो गया था। क्लियर? उनको शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, राजा जनक जी को शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि विदेह योगी की अवस्था में वो पहले ही थे। ठीक है, अष्टावक्र जी मिलने के बाद उनको ज्ञान मिल गया तो उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो अब विदेह योगी से वो कहाँ पहुंच गए? असंप्रज्ञात समाधि कैवल्य में पहुंचे, लेकिन उनको शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मतलब उनकी साधना उसी टाइम पूरी हो गई। अगर ये जो विदेह योगी हैं, जो जिनको भाव प्रत्यय समाधि में कनेक्ट किया गया है, यदि इनका थोड़ी 1 साल का समय और मिल जाता तो ये वही विदेह योगी, जैसे राजा जनक जी को अष्टावक्र मिले और उनकी यात्रा पूरी हो गई, ऐसे ही इनकी भी पूरी हो सकती थी। लेकिन इनके पास शरीर की आयु पूरी होने के कारण इनका शरीर छूट गया वहां से। ठीक, फिर शांत बैठेंगे जब रात में, तो पहले जो 18, 19, 20 नंबर के सूत्र हैं उनको बुक से भी देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे, और विदेह अगर आपके माइंड में आया है राशि में, जिनके जिनके माइंड में कनेक्ट हो तो वो ध्यान से राजा जनक जी का एग्जाम्पल भी रख लेंगे। ठीक है, और जितने, जैसे मान लो अभी हम लोग बात करें शिवाजी की बात करें, ठीक है, महाराणा प्रताप जी की बात करें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज भी ऐसे नहीं है कि आज वो लोग नहीं हैं, उस तरह के आज भी हैं जो विदेह वाला जीवन जी रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनकी यात्रा पूरी भी हो जाए इसी शरीर में, और हो सकता है कि नहीं भी हो, ये दोनों उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा, इस पर हम लोग कुछ नहीं
बस हम लोग सुन सकते हैं, कह सकते हैं, इस पर हम लोग कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम लोगों के दायरे से बाहर की बातें हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विदेह योगी अगर चाहें तो उनको वो इसी जन्म में भी यात्रा पूरी हो जाएगी, लेकिन इसी जन्म में पूरी हुई तब वो भाव प्रत्यय नहीं कहा जाएगा उन्हें। भाव प्रत्यय तब कहा जाएगा जब उनकी यात्रा इस जन्म में असंप्रज्ञात केवल पूरी नहीं हुई, तब कहा जाएगा। पूरी हो गई तो फिर भाव प्रत्यय किस बात का, जब इसी जन्म में पूरी हो गई। हाँ, वही सवाल रह गया था, अगर वो कैवल्य के लिए ध्यान कर रहे हैं और फिर उन्होंने फिर अपनी शरीर छोड़ी क्यों, और छोड़ी तो फिर उनको वापस नहीं आना हुआ? नहीं, शरीर छोड़ना नहीं होता, शरीर की अपनी आयु है, उसकी पूरी हो गई तो फिर अब उन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, इतने आसानी से नहीं रीमा जी, ये बड़ा साधना का विषय। मैम एक तो दोनों का डिफरेंस है ना बहुत माइनर है, वो अभी नहीं आ रहा है। सेकेंडली एक सवाल बार बार ये आ रहा है कि विदेह योगी मतलब शरीर से बाहर आने का सामर्थ्य। तो जब आदिगुरु शंकराचार्य कामकला सीखने के लिए किसी राजा के शरीर में प्रविष्ट हुए थे, उन्होंने परदेह गमन किया था, तो क्या वो इसी में कनेक्ट होगा या वो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है? नहीं, वो कनेक्ट करेंगे, लेकिन जो शंकराचार्य जी हैं ये लोग सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा जब स्टार्ट की है तो विदेह में इसी जन्म में आए हैं विदेह में। लेकिन वो जब हम लोग शंकराचार्य जी को जिनको देख रहे हैं वो कैसे हैं, विदेह से शुरू तो हो रहा है उनका, लेकिन वो इसी जन्म में मोक्ष को भी प्राप्त कर चुके हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। जिन्होंने, मान लो हम लोग बात करें प्रहलाद की, ठीक है, सिंपल नहीं किसी को ऐसे उठाए, प्रहलाद की बात करें तो प्रहलाद क्या है, हमको लग रहा है कि 5 साल का बच्चा साधना कर रहा है, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो 5 साल के बच्चे ने कैसे प्राप्त कर लिया? इसका मतलब ये विदेह योगी वाले लोग हैं, भाव प्रत्यय वाले लोग हैं, या तो विदेह वाले होंगे और या तो प्रकृति लय वाले होंगे, दो में से एक है यहाँ पर, ठीक। मतलब इस जन्म में जिसकी यात्रा बचपन से शुरू होकर कैवल्य को प्राप्त करने की है या कर लिया है, वो सब भाव प्रत्यय या प्रकृति लय में ही आते हैं, ठीक। अब सब लोग कल ध्यान करके बैठेंगे। ये विषय थोड़ा सा टफ है, इसलिए इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। आज तो हमने बताया, इतना डीप में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा बता के मार आएंगे, ठीक, क्योंकि ये सब दीदी भाव ये जो 2 प्रकार की हुई ना, विद्रेह और प्राकृतिक। हाँ, बस इसको केवल रखेंगे, भाव प्रत्यय और प्रकृति लय, बस इतना ध्यान में रखेंगे सब, ठीक है। इसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या है ना, इतना आसानी से समझ में आए तो फिर बहुत सरल हो जाएगा, इतना आसानी से नहीं आएगा, ठीक। अभी केवल आप कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, इतना डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। बोलेंगे मन में कुछ कहने का? हाँ, कभी एक बार हैंड डाउन करिए सभी, क्योंकि टाइम भी हो गया, 3 मिनट है। हाँ, टाइम हो गया, वो दूसरे लिंक पर लोग आ जाए, 8:05 का उनको टाइम दे रखा। तो सभी लोग मेरी बात समझो कि ये तत्व ज्ञान की बातें दर्शनों में बताई हैं। ये कहीं आप सोचो कि 1 दिन में, 2 दिन में या 1 महीने या 2 महीने कक्षा में समझ में आ जाए, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। ये अभ्यास से, साधना के स्तर पर, समय के साथ, अनुभव के साथ आता है। हाँ, जहाँ तक तकनीकें हैं, याद करने की चीजें हैं, कुछ चीजें समझने की दृष्टि है, वो तो आएगी, बहुत अच्छे से आएगी, है ना। लेकिन रही बात, कुछ चीजें अनुभव के साथ आएंगी, कुछ आयु के साथ आएंगी और कुछ साधना के साथ आएंगी। तो इसके लिए ये मत सोचना कि हम 15 दिन से मान लो योग दर्शन पढ़ रहे हैं, हमें तो आधा भी नहीं समझ में आया। ऐसा नहीं है, सुन करके भी संस्कार बनते हैं, धीरे धीरे बार बार करेंगे तो पक्के संस्कार होंगे और निश्चित रूप से वो एक दिन आपको वो चीजों का अनुभव कराएंगे। तब आज की कक्षा या पिछले दिनों की कक्षाएं आपको याद आएंगी कि हमारी ABCD वहां से शुरू की थी, ठीक है। तो बाकी परमात्मा की कृपा है, वो धीरे धीरे जैसे बरसती है, वो सच्चे साधक के ऊपर बरसती है निश्चित रूप से, और वो समय के साथ बरसेगी। साधना को जारी रखना। तो आज इतना ही, शांति पाठ कर रहे हैं, कराऊं डॉक्टर साहब? ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सोचो ना, इतने मेधावी ऋषि लोग, इतने सैकड़ों सालों तक उन्होंने तप किया होगा, इतने अनुभव से जो इन्होंने इतने बड़े दर्शनों को वेदों के सार के रूप में